रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ भरी जाए। प्रेम के नाजुक धागे को संभाल कर रखने की नसीहत कवि रहीम ने ऐसे समय दी थी जब समाज को एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश सभी मंचों से की जा रही थी। समय और समाज कोई भी हो, इस दोहे में जो ताकीद की गई है वो आज भी अपनी जगह वैसी ही खरी है। आपसी रिश्तों में प्रेम सद्भाव बहुत एहतियात चाहता है। जरा सी लापरवाही से जैसे धागा टूटकर फिर नहीं जुड़ता, वैसे ही रिश्ते भी उतने मधुर नहीं रह जाते, क्योंकि कितना ही जतन कर लिया जाए, दोबारा जोड़ने पर गांठ तो पड़नी निश्चित है। सब समझदार हैं, दूसरे से उम्मीदें पूरी रहती हैं, लेकिन अपने आचरण और सोच को संयत करने में अक्सर चूक हो जाती है। जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है, संबंधों की मिठास भी दोनों की कोशिशों से होती है। आज मन के मौसम में जो बुंदेली लोक कथा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है अपना अपना भाग्य। सच मानिए ये कोई भाग्यवादी कथा नहीं है। बाकी रहस्य तो खोलेंगी बुंदेली साहित्यकार डॉक्टर उषा सक्सेना। तो उषा जी, बहुत स्वागत है आपका मन के मौसम में। नमस्कार नमस्कार नीलम जी। जी। तो फिर शुरू करते हैं बुंदेली लोक कथा अपना अपना भाग्य। जी, एक राजा के 4 पुत्र थे। जी। एक से एक सुंदर, कर्मठ, होनहार और आज्ञाकारी। एक दिन राजा ने चारों को बुलाया और पूछा, बच्चों, तुम किसके भाग का खाते हो? अच्छा। हाँ, 3 बड़े राजकुमारों ने कहा, पिताजी, हम सब आप ही के भाग का खाते हैं। राजा अपने राजकुमारों से इसी उत्तर की आशा कर रहा था। जी। मैं उनसे बहुत प्रसन्न हुआ। हम्म। सबसे छोटे राजकुमार ने राजा की आशा के विपरीत उत्तर दिया। हम्म। वह बोला, इस संसार में सब मनुष्य अपना अपना भाग लेकर ही जन्म लेते हैं। मैं भी अपने ही भाग का खाता हूँ पिताजी। अच्छा, बड़ी भारी बात कह दी उसने। राजा उसका उत्तर सुनकर क्रोध से भर उठे। हम्म। वे किसी से ऐसे उत्तर की आशा नहीं कर सकते थे। उन्होंने राजकुमार से कहा, तुम अपने भाग का खाते हो तो यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम्म। तुम इसी समय इस राज से निकल जाओ। देखे तुम्हारा भाग्य तुम्हारा कहाँ तक साथ देता है। अच्छा, बड़ी कड़ी शर्त रख दी है तो। हाँ, बड़े। राजा से निर्वासन का दंड पाकर राजकुमार तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। उसने उसी समय अपना घर छोड़ दिया, यह सोच कर कि भाग्य मेरे साथ हम्म। है। चलते चलते राजकुमार उज्जैन पहुंचा। अच्छा। उज्जैन साहित्य और संस्कृति का केंद्र था। हम्म। वहां एक पाठशाला थी जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान और उपार्जन के लिए आते थे। हम्म। ऊंच नीच जाति पाति का वहां कोई भेदभाव न था। जी। राजकुमार ने वहां जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए, उनसे अध्ययन, ज्ञानार्जन और सैन्य संचालन की शिक्षा की प्रार्थना की। हम्म। गुरुजी उसकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए और उसे विद्यालय में रहने की अनुमति दे दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, राजकुमार ने अपना नाम यशवंत सिंह बताया और कहा कि मैं एक अनाथ बालक हूँ। हम्म। आपकी स्नेह छत्र छाया में रहकर किसी योग्य बन जाऊंगा। हम्म। मतलब आपकी स्नेह छत्र छाया अगर हमें मिलेगी तो हम भी किसी योग्य बन जाएंगे। हम्म। हम्म। वैसे आप मुझे जस्सू नाम से भी पुकार सकते हैं गुरुजी। अच्छा। हाँ, उसने अपना नाम जस्सू कर दिया। हम्म। जस्सू पाठशाला में रहने लगा। हम्म। वह मन लगाकर पढ़ने लगा। हम्म। वह पाठशाला के अनेक काम करता और गुरुजी की सेवा करता। हम्म। गुरुजी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। उसे पाठशाला में रहते 3 वर्ष बीत गए। बहुत लंबा समय निकल गया। लंबा समय। एक दिन गुरुजी ने सब विद्यार्थियों को बुलाकर कहा, सुनो बच्चों, विजयनगर में राजकुमारी का स्वयंवर है। हम्म। महाराज का निमंत्रण मेरे पास आया है। हम्म। तुम में से राजकुमार लोग मेरे साथ चलकर स्वयंवर में भाग ले सकते हैं। हम्म। अब पाठशाला में अध्ययन करने वाले राजकुमार बड़े ही प्रसन्न थे। हम्म। उन्होंने सुना था राजकुमारी अत्यंत सुंदर है, हम्म। क्या पता कौन विजयी हो जाए। सही वे बात है। वे उत्साह से भरकर स्वयंवर में जाने की तैयारी करने लगे। जी। अब जस्सू की भी इच्छा हुई कि वह भी गुरुजी के साथ जाकर स्वयंवर में भाग ले।
लेकिन गुरुजी उसकी वास्तविकता को नहीं जानते थे। गुरुजी ने कहा, जस्सू, स्वयंवर में केवल राजकुमार ही भाग ले सकते हैं, तुम यहाँ रहकर विद्यालय की देखभाल करना। जी। फिर क्या हुआ? फिर गुरुजी की बात जस्सू को अच्छी नहीं लगी। वो मन महसूस कर रह गया। गुरुजी अपने शिष्यों के साथ विजयनगर पहुंचे। पूरा राज इंद्रपुरी से सजा हुआ था। चारों ओर तोरण, पताकाएं, रंग बिरंगी रोशनी मन को मोह लेती थी। राज में एक बहुत बड़ा प्रांगण था जहाँ स्वयंवर की व्यवस्था थी। एक और मंच बनाया गया था जहाँ सब राज के लोग, राजकुमारी और रानियां बैठी हुई थी। राजा ने घोषणा की, जी, आज के इस अवसर पर आप सभी का स्वागत है। इस स्वयंवर की एक शर्त है, ये जो मैदान के बीच में 7 सांड खड़े हैं ना, उन्हें एक साथ जो एक रस्सी में नाथ देगा, उसी के साथ में राजकुमारी का विवाह करूंगा। अरे भाई, ये क्या शर्त हुई भाई? बहुत बड़ी कीमत, 7 सांडों को एक रस्सी से नाथना था। राजा की घोषणा सुनकर सभी राजकुमार बारी बारी से अपने बल की परीक्षा देने आने लगे। लेकिन सांड भी इतने भयानक थे कि जो कोई उनके पास आता, अपना भाग आजमाने जाता, उसे वे सींगों से उठा करके दूर फेंक देते थे। जी 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 जी। बड़े बड़े शूरवीर पराजित हो गए। लेकिन अंत में एक राजकुमार ने 7 सांडों को एक रस्सी से नाथ दिया। चलिए, सफल हो गए वो। हाँ, चारों ओर उसकी जय जयकार होने लगी। राजा ने उसे अंक में भर लिया। जी। राजघराने का नियम था कि जो राजकुमार विजयी होता, उसे वर के वेश में राजकुमारी के महल में जाना पड़ता था। वहां राजकुमारी उसे वरमाला पहनाती थी। अच्छा। हाँ, राजकुमारी का महल आज विशेष रूप से सजाया गया था। चारों ओर तोरण, बंधनवार, कलात्मक चौक, मंगल घट और जगमगाते दीपक। आज राजकुमारी से ब्याह करने कोई आने वाला था ना। राजकुमारी भी 16 श्रृंगार किए आभूषणों से अलंकृत उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जी। उधर राजकुमार अपनी साज सज्जा में व्यस्त था। उसे अपनी तैयारी में बड़ी देर हो गई। अरे वो 7 सांड भी तो साध के आए, हाँ, नाथ के आए थे हाँ, ना वो। तो हाँ, थक गया होगा, थकान उतारी होगी, फिर तैयार हो हाँ, रहा होगा। दूल्हा बनना था उनको। हाँ, इधर जस्सू गुरुजी की आज्ञा मानकर आश्रम में अकेला तो रह गया था, लेकिन रह रह कर उसका मन कचोट रहा था कि उसने गुरुजी को अपना असली परिचय क्यों नहीं दिया। सही बात है। क्या पता स्वयंवर में वही विजयी हो जाता। उसने गायों को भूसा खिलाया, पानी पिलाया, आश्रम के सब काम किए और मन ही मन निर्णय लिया कि वो विजयनगर जाएगा। उसने गुरु पत्नी से आज्ञा ली और विजयनगर के लिए चल पड़ा। फिर उन क्या दिनों हुआ? हाँ, फिर क्या, उन दिनों पैदल जाना पड़ता था और विजयनगर बहुत दूर था। जी। चलते चलते रात हो गई। वो बहुत थक गया था। पूछने पर पता चला कि विजयनगर अभी 3 कोस दूर है। उसके पैर जवाब दे रहे थे। उसने देखा सामने एक देवी माँ का मंदिर है, वे वहीं जाकर सो गया। ये सोचकर कि सुबह होते ही चल दूंगा। उधर देवी माँ ने देखा उनके द्वार पर एक अतिथि भूखा प्यासा पड़ा है। अब माँ तो भक्त वत्सला है, वे ममता से भर उठी। उन्होंने अपनी योग माया से जस्सू को उठाकर राजकुमारी के महल में पहुंचा दिया। अरे ये तो जादू हो गया। बहुत, क्योंकि उनके पास शक्ति है योग माया की। उधर विजयी राजकुमार अभी तक राजकुमारी के महल में नहीं पहुंचा था। राजकुमारी अब तक उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जी। सहसा ही अपने महल में जस्सू को देखकर उसे ही अपना पति समझ बैठी। जस्सू अत्यंत सुंदर तो था ही। उसने जस्सू के चरण पखारे और दासियों को डांटा कि इनके आने की सूचना क्यों नहीं दी। जस्सू के अंदर आने पर महल के सारे फाटक बंद कर दिए गए। जस्सू आश्चर्य से भर उठा, ये सब क्या है? मैं यहाँ कैसे आ गया? अभी तो मैं भूखा प्यासा मंदिर में सो रहा था। लेकिन वो मौन रहा।
राजकुमारी को आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि उसका पति इतना रूपवान होते हुए भी इतने साधारण वस्त्रों में क्यों आया है। उसने कहा, शय्या वस्त्रम भूषणम चारुगंधो, शय्या वस्त्रम भूषणम चारुगंधो, वीणा वाणी दर्शनीया च रामा। अर्थात शय्या, वस्त्र, आभूषण, सुगंधित द्रव्य, गाने बजाने का वाद्य यंत्र, सुंदर स्त्री सभी यहाँ हैं। जिसकी रुचि हो उसका उपयोग कीजिए। जस्सू ने तुरंत उत्तर दिया, नो रोचन्ते क्षुत पिपासा तुरभ्यः, नो रोचन्ते क्षुत पिपासा तुरभ्यः सर्वारंभा टंडुल प्रस्थ मूलाः। भूखे प्यासे के लिए ये सभी बातें रुचिकर नहीं हो सकती। ये सबसे पहले भोजन ही प्रमुख है। पेट पूजा पहले चाहिए। हाँ, हाँ। राजकुमारी तत्क्षण ही समझ गई कि उसका पति भूखा है। उसने सोने की थाल में 56 प्रकार के व्यंजन सजाए और जस्सू को भोजन कराने लगी। जस्सू ने तृप्त होकर भोजन किया और सो गया। राजकुमारी पान लगाने के लिए गई। इसी बीच देवी माँ ने योग माया से उन्होंने योग माया से जस्सू को उठवाकर फिर से मंदिर में सुला दिया। वाह वाह जी। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि राजकुमारी ने लौटकर देखा कि पति वहां नहीं थे। उसने सोचा किसी बात पर रुष्ट होकर चले गए। उसने बहुत पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन राजकुमार का कहीं पता न था। कुछ समय के उपरांत वह राजकुमार जिसने साड़ों को एक साथ नाथा था, अपने जुलूस के साथ राजकुमारी के राजमहल पहुंचा। देखा महल के सारे द्वार बंद थे, कहीं प्रकाश भी नहीं था। उसे बहुत बुरा लगा। वह क्रोध से भरकर अपने राज वापस लौट गया। अच्छा। दूसरे दिन राजकुमार की नाराजगी की बात सारे राज में फैल गई। जी। राजा ने कहा, बेटी तूने नादानी क्यों की? राजकुमार रूठकर चले गए। राजकुमारी स्वयं आश्चर्यचकित थी। उसने तो अपने पति का स्वागत किया था, चरण पखारे थे, भोजन करवाया था। वह बहुत देर तक इस समस्या पर विचार करती रही। फिर बोली, पिताजी जो हुआ उसे भूल जाइए। अब आप पुनः स्वयंवर की व्यवस्था करें। इस बार मैं एक समस्या दूंगी, जो उसकी पूर्ति करेगा वही मेरा पति होगा। अच्छा। इधर मंदिर में सुबह होते ही जस्सू की आंख खुल गई। रात का रहस्य उसे समझ में ही नहीं आया। वह विजयनगर की ओर चल दिया। दोपहर होते होते वहां पहुंच गया। वहां मालूम हुआ कि राजकुमारी का स्वयंवर है और उसमें समस्या पूर्ति करनी है। अच्छा। हाँ, सभी राजकुमार समस्या पूर्ति में लगे हुए थे। जस्सू को भी समस्या पूर्ति के लिए एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, शय्या वस्त्रम भूषणम चारुगंधो, वीणा वाणी दर्शनीया च रामा। जस्सू को लगा यह श्लोक कुछ परिचित सा है। उसने तुरंत उत्तर लिखा और अपना परिचय भी दिया। उसने लिखा, नो रोचन्ते क्षुत पिपासा तुरुभ्यः, नो रोचन्ते क्षुत पिपासा तुरुभ्यः सर्वारंभा टंडुल प्रस्थ मूलाः। सभी को अपने अपने उत्तर की प्रतीक्षा थी। दूसरे दिन राजा ने घोषणा की, उज्जैन नगरी की पाठशाला के विद्यार्थी यशवंत सिंह की समस्या पूर्ति राजकुमारी ने पसंद की है। उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। जस्सू के गुरुजी प्रसन्नता से उछल पड़े। जस्सू को हृदय से लगा लिया। बोले, बस तूने तो हमारी पाठशाला का नाम ऊंचा कर दिया। सही बात है। जस्सू ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। कुछ समय बाद राजा आए और धूमधाम के साथ यशवंत सिंह और उसके गुरुजी को हाथी पर बिठाकर राजमहल ले गए। क्या बात है। राजकुमारी ने उसे वरमाला पहनाई। तब यशवंत सिंह ने अपना परिचय दिया कि मैं अमुक देश का राजकुमार हूँ। राजमहल में खुशियां बरस उठी। राजा ने दूत भेजकर तुरंत ही यशवंत सिंह के पिता को बुलवाया और उनके सामने ही यशवंत सिंह का विवाह राजकुमारी से हुआ। जी।
राजकुमारी इकलौती संतान थी, तो राजा ने दहेज में पूरा राज यशवंत सिंह को दे दिया। चलिए चलिए, क्या बात ये है। यशवंत सिंह के पिता भाव विभोर हो उठे। हम्म। उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया और बोले, बेटा, आज तू जीत गया। तूने ठीक ही कहा था, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। वाह उषा जी वाह। जस्सू से सम्राट यशवंत सिंह तक का राजकुमार का सफर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। भाग्य और कर्म का अद्भुत तालमेल इस पूरी कथा में मिलता है। कितने मौके आए जब जस्सू हार मान लेता, लेकिन भाग्य ने उसे हारने नहीं दिया, एक नया मौका दिया। अगर पहले स्वयंवर में वो चूक गया तो 7 साड़ों को नाथने जैसी मुश्किल शर्त से भी बच गया, और हाँ, दूसरे स्वयंवर में मात्र एक श्लोक ने उसका जीवन बदल दिया। इससे तो उषा जी यही लगता है कि भाग्य भी उन्हीं की मदद करता है जो पहले अपनी मदद को खुद खड़े होते हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, कोशिश करने वाले हारते नहीं। और बड़ों छोटों सबके लिए बहुत अच्छा संदेश है इस कथा में। आपको बहुत बधाई उषा जी, बड़ी रोचकता से आपने कथा का ताना बाना बुना। मन के मौसम में शामिल होने के लिए बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सम्मान से अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया।